नमस्कार स्टूडेंट। तो भूगोल के टॉपिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो आज से हमारा टॉपिक कौन कौन से स्टार्ट है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे पृथ्वी के बारे में। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने तो हम देखते हैं कि पृथ्वी किस तरह से पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर गहरा है। केंद्र की गहराई क्या है? 6371 किलोमीटर गहरा है पृथ्वी का केंद्र। उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी गहराई में जाना होगा। तो उसकी गहराई कितनी होगी? 6371 किलोमीटर। तो हम ये देख सकते हैं कि मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में अधिकतम 10 से 12 किलोमीटर की गहराई तक ही आज तक पृथ्वी के केंद्र में पहुंच पाया है। माध्यम उसका क्या था पहुंचने का? वो खनन के माध्यम से पहुंच पाया है, या फिर पेट्रोलियम जो आज तेल के कुएं हैं या गैस के कुएं हैं उनके माध्यम से इस गहराई तक पहुंच पाया, अधिकतम 10 से 12 किलोमीटर की गहराई तक। तो इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम तीन स्रोतों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे। तीन स्रोत कौन कौन से हैं? तो आपके सामने सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक स्रोत। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्रोत है उनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। अप्राकृतिक या कृत्रिम स्रोत, अप्राकृतिक या कृत्रिम स्रोत मानव निर्मित होते हैं, वो स्रोत उनके माध्यम से हम आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले भूकंप आता है हमारे सामने। तो भूकंप के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। भूकंप के अंदर क्या होता है? भूकंप के अंदर अपने फोकस सेंटर से जो भूकंप की तरंगें विसरित होती है, उन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। तो इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक सामान्य तौर पे आपको अध्ययन करके बता रहा हूं मैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से। तो भूकंप के माध्यम से हम उनकी तरंगों के माध्यम से, उनकी वेवलेंथ जो होती है उनके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट जो होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट में आप देखते हो जैसे कि मैग्मा आता है विस्फोट के दौरान बाहर, उस मैग्मा या फिर उसके द्वारा जो भी राख या पदार्थ जो बाहर आते हैं, कैसे बाहर जो निकलती है, उनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। उसमें ज्वालामुखी है। तीसरा हम देखते हैं चट्टान जो होती है, पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये चट्टानें कितनी गहराई तक मौजूद है, क्योंकि गहराई पर जाने पर दबाव बढ़ता है, इसलिए चट्टान दबाव और उनके गुण ये हमें बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे निर्धारित है। उल्कापात आप देख सकते हैं अंतरिक्ष में अपने एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो उस एस्टेरॉयड बेल्ट में उल्कापात अनेक मात्रा में मौजूद है, जो समय समय पर पृथ्वी पर वातावरण को पार करके धरती पर पहुंच जाते हैं। उन उल्कापातों से हम भी यह पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के निर्माण के समय वो उल्कापात हमें ज्ञान देते हैं उसकी आंतरिक संरचना कैसे होगी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये हमारे प्राकृतिक स्रोत है। ये अपने अपने एक टॉपिक है। भूकंप एक कंप्लीट टॉपिक है जो 2 से 3 दिनों में पढ़ाया जाएगा। ज्वालामुखी एक टॉपिक है, चट्टानें भी अपने एक टॉपिक है, उल्कापात भी टॉपिक है। वैसे ही अप्राकृतिक या कृत्रिम जो मानव निर्मित होते हैं, वो भी एक साधन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जांचने के लिए। जैसे तापमान, टेम्परेचर से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जांच सकते हैं। जब हम पृथ्वी की गहराई में या धरातल की गहराई में जाते हैं, तापमान में वृद्धि होना, वो भी हमें इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो दाब पड़ता है पृथ्वी से धरातल से केंद्र की तरफ जाने पर दबाव में जो वृद्धि होती है, उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। घनत्व आप जानते हैं, डेंसिटी के माध्यम से भी हम जान सकते हैं पृथ्वी का घनत्व कितना है। आयतन के माध्यम से पृथ्वी का आयतन कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, मतलब उसके वजन के बारे में। ये जो टॉपिक्स है, तापमान, दाब, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, इनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें हम अध्ययन करेंगे अलग अलग लेवल पे, ये आप नोट कीजिए।
आपने नोट कर लिया इसे, तो इसे मिटा दूं मैं। सबसे पहले जो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत, कौन सा स्रोत? प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आज हम भूकंप का सामान्य अध्ययन करेंगे। भूकंप का सामान्य अध्ययन करने से पहले हम ये जानते हैं कि इसमें दो शब्द है आपके सामने। एक आता है सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है? आप देख सकते हैं, भूकंप का जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। सब्जेक्ट के रूप में एक भूकंप विज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसका अध्ययन किस विभाग में किया जाता है? सिस्मोलॉजी में भूकंप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये वह शाखा, इसमें आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं वैसे, वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ में नोट कर लिया कि सिस्मोलॉजी प्रश्न के रूप में आ सकता है, जैसे वह कौन सी शाखा है जिसे भूकंप का अध्ययन किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। इसे सिस्मोलॉजी ऐसे भूकंप विज्ञान कह सकते हैं, सिस्मोलॉजी के रूप में। फिर एक यंत्र होता है जो हमारे भूकंप को नापता है, वो यंत्र कौन सा है? यह है यंत्र जो भूकंप को नापता है। भूकंप तीव्र है, मध्यम वर्ग है, कैसा है? तो यंत्र कौन सा यहाँ पे? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये यंत्र है, इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए आप। वह यंत्र जिसमें भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। साथ साथ में आप नोट करते जाइए। जैसे नोट कर लिया आपने, मिटा रहा हूं मैं। भूकंप विज्ञान को समझने के लिए पहले कुछ सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप इसे साथ साथ में नोट करते जाइए। सबसे पहले हम नापेंगे, भूकंप को नापने के लिए हम स्केल उपयुक्त करते हैं। ये लिखिए आप, भूकंप मापने के लिए निम्न स्केल उपयोग में लिए जाते हैं। उपयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से स्केल उपयोग में लिए जाते हैं? तो पहला लिखिए आप, रोसी फेरल स्केल। सबसे पहला रोसी फेरल स्केल।
इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप, क्या है ये। बस इस तरह स्केल में मापने के लिए जो इकाई होती है 1 से 11 तक होती है। वर्तमान समय में इस स्केल का उपयोग नहीं किया जाता। वर्तमान समय में इस स्केल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट स्केल लिखेंगे हम। एक स्केल हो गया हमारे। 2 नंबर स्केल कौन से लिखेंगे हम? मर्केली स्केल। मर्केली स्केल ये गुणात्मक स्केल है। इंपोर्टेंट तथ्य लिखवा रहा हूं आपको मैं। यह गुणात्मक स्केल है। ये कैसा स्केल है? गुणात्मक। इसे आप लिख लीजिए, गुणात्मक है, स्केल है। शॉर्ट में लिख लीजिए। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज मर्केली ने 1902 में की। आगे से लिखिए। इस स्केल में भूकंप की तीव्रता इस तरह पर हुए विनाश के आधार पर मापी जाती है। मर्केली स्केल है, ये गुणात्मक स्केल है। खोज इसकी मर्केली ने 1902 में की थी। इस स्केल में भूकंप की तीव्रता स्तर पर हुए विनाश के आधार पर मापी जाती है। इसकी इकाई आप लिख लीजिए। एक से 12 तक ये भी लिख लीजिए। वर्तमान में यह यूएसए में उपयोग में ली जाती है। यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां उपयोग में ली जाती है। यह मर्केली स्केल आपके सामने। मर्केली स्केल गुणात्मक स्केल का अर्थ यह होता है, आप इसमें देख सकते हैं, गुणात्मक स्केल का मतलब यह होता है कि तीव्रता दुगनी होती है। जैसे 1 को 1 से गुणा करेंगे 2, या 2 दूना 4, 4 को 4 से 16। ये गुणात्मक श्रेणी में स्केल है। तो 1 से 12 तक इसकी इकाइयां हैं। तीव्रता मापी जाती है विनाश के आधार पर। विनाश होने के पश्चात इस स्केल से तीव्रता मापी जाती है। और वर्तमान में ये विश्व में सिर्फ यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग में लाई जाती है मर्केली स्केल। आगे देखिए,
या आप लिख लिया बेटा, मेंटल स्केल फिनिश हो गया। उसके बाद में आप लिखेंगे रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल लिख लीजिए। लिखिए, यह मात्रात्मक व संख्यात्मक स्केल है। कैसा स्केल है? मात्रात्मक और संख्यात्मक स्केल है। रिक्टर स्केल मात्रात्मक और संख्यात्मक स्केल है। इसमें आप लिखिए, यह भूकंपीय तरंगों के वेग के आधार पर मापी जाती है। क्या मापी जाती है? तीव्रता। मापी जाती है, यहाँ पे तीव्रता है, तीव्रता मापी जाती है। खोल दे लीजिए इसमें, यही जितने भी बोल देता हूं, अपने नामकरण का नाम रखती है तो रिक्टर या आगे लिख देता हूं आपने चार्ल्स रिक्टर द्वारा। कब की? चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में। ये 1935 में इस स्केल की खोज की गई चार्ल्स रिक्टर द्वारा। इसकी इकाई देख लीजिए आप। इसकी इकाई 0 से 9 तक है। उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। संपूर्ण विश्व में इसका उपयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का। तो देख लीजिए, ये मात्रात्मक या संख्यात्मक स्केल है। ये कैसा है? ये मात्रात्मक और संख्यात्मक स्केल है। इस स्केल में भूकंपीय तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंपीय तरंगों के वेग के आधार पर मापी जाती है तीव्रता रिक्टर स्केल में। खोज इसकी की थी चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में। इकाई 0 से 9 अंकों तक है। उपयोग इसका संपूर्ण विश्व में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और लिख लीजिए आप। इसके समय की कमी के कारण आपको बता दें, आपको किस चीज के बारे में चल रहा था? ये रिक्टर स्केल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके। रिक्टर स्केल इंपॉर्टेंट तथ्य 1 नंबर, यह लोग आधारित स्केल है। यह है लोग आधारित क्या है? स्केल है। लोग आधारित स्केल है। लोग आधारित स्केल है जिसमें एक इकाई दूसरी इकाई से 10 गुना प्रबल होती है। नोट करते रहिए। सेकंड लिख लीजिए, 5 रिक्टर स्केल तक
स्केल तक भूकंप विनाशकारी नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? विनाशकारी नहीं होते हैं। ये आपके सामने में 3 दिखाए हैं भूकंप, आपने लिख लिए। फिर आगे एक चीज और लिख लीजिए आप, इससे आगे आप क्या लिखेंगे? नीचे लिख लीजिए यहाँ पे अधिकांश भूकंप, अधिकांश भूकंप 50 से 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 50 से 100 किलोमीटर गहराई तक उत्पन्न होते हैं। गहराई तक उत्पन्न होते हैं। अधिकांश भूकंप 50 से 100 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। परंतु कोई भी भूकंप इनके पश्चात कोई भी भूकंप हो वो 700 या 720 किलोमीटर से अधिक गहराई, 700 या 720 बोल सकते हैं, 720 किलोमीटर अधिक गहराई जो अधिक गहराई पर उत्पन्न नहीं होते। ये देखो आप, उत्पन्न नहीं, और आप आगे समझते नहीं होते। अर्थात अधिकांश भूकंप जो 50 से 100 किलोमीटर गहराई तक उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु कोई भी ऐसा भूकंप नहीं जो 700 से 720 किलोमीटर गहराई से अधिक गहराई में उत्पन्न नहीं हो। 700 तक हो सकते हो उत्पन्न, और उधर मिनिमम 50। या आपके सामने 3